आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम समाज में फैली भ्रांति और आपके जहन में तमाम सवालों की जो समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश हमारी रंग लाती है जब आपका प्यार और स्नेह हमें लगातार मिलता है। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही दोस्तों, हम आज बात करेंगे ज्योतिष की भी, वास्तु की भी, अंक शास्त्र की भी और तमाम उन बातों की जो आपके जहन में घूमती रहती हैं, क्योंकि आपने हमें फ़ोन किया, आपने हमें मैसेजेस किए, आपने हमें ईमेल्स किए, एसएमएस किए और अपने जहन में घूम रहे सवालों को हम तक पहुंचाया, और उन्हीं सवालों का जिक्र हम इस कार्यक्रम में अब कर रहे हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हम स्वागत करते हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आपने हमें कॉल किया, ईमेल्स किए और हमें एसएमएस किए, मैसेजेस किए, तो तमाम तरह के सवाल जो आपने हम तक पहुंचाए हैं, उन सवालों का इस कार्यक्रम में दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ताकि आपके जो दिमाग में सवाल है उसका जवाब आपको मिल सके, और साथ ही साथ जो भ्रांति समाज में फैली है उसको भी हम दूर कर सके, क्योंकि यही हमारा मकसद है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, पिछली बार हमने जब आपसे पूछा था इस सवाल का जवाब, तो आपने हमें बताया था काफ़ी बातें, लेकिन ये सवाल फिर से लोगों ने हम तक पहुंचाया है। वो जानना चाहते हैं कि बिना जन्मपत्री देखे, बिना कोई डेट ऑफ बर्थ जाने, बिना किसी चीज़ के आप सब कुछ बता देते हैं ज्योतिष, आजकल के ज्योतिष आचार्य, तो आखिरकार ये क्या है? क्या ये सिद्धि है या फिर ज्योतिष की कोई कला है? इसको विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो ये सवाल का जवाब जानने के लिए बेहद ही उत्सुक हैं। हाँ, पिछले एपिसोड में भी ये सवाल उठा था, लेकिन समय की अल्पता रहने के कारण हमें ना बीच में ही रुकना पड़ गया था। वहाँ भी मैंने यही बात कही थी कि ज्योतिष जो है वो शास्त्र है, न कि कोई सिद्धि है। क्योंकि हमारे प्रवर्ती आचार्य जो भी हुए, 18 हमारे यहाँ पर प्रवर्तक हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का आविष्कार किया। ज्योतिष शास्त्र को हमारे तक लेके आने वाले जो लोग हैं उनमें 18 ऋषियों का नाम आता है। तो चाहे महर्षि पराशर जी हैं, चाहे अगस्त्य है, चाहे शौनक हैं, चाहे वशिष्ठ है, चाहे अत्रि है, चाहे शौनक हैं, चाहे जेमिनी आदि जितने भी ऋषि हैं, इन्होंने कहीं पर भी ज्योतिष शास्त्र को लेकर किसी सिद्धि की बात नहीं कही। और ये जो लोग जो बताने भी लग जाते हैं, इनको देखा जाए तो देखिए कि वो सब कुछ तो हमसे ही पूछ लिया करते हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिद्धि है व्यक्ति के पास, तो कहीं न कहीं जिस तरीके की ये बातें पूछते हैं, फिर उसके अनुसार ही अपने अनुसार जो है प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, उसमें वो कहा गया कि आपको क्या चाहिए। सामने वाले ने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो कह रहा इससे बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, यानी कोई भी चीज़ है कि आपको पैसा कितना चाहिए, आपको 1 चाहिए, नहीं अब मैं 10 दे सकता हूँ, 10 नहीं मैं 50 दे सकता हूँ। ये कैसी बातें हैं? क्योंकि कर्मफल जो है, जो भी जन्म हमारा हुआ वो सारा का सारा कर्मानुबंधन के कारण हुआ, और उसी कर्मानुबंधन के कारण हम ये जीवन अपना भोग रहे हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति विशेष अगर ऐसी बात करता है कि आपको जो चाहिए वो मैं सब दे सकता हूँ, या सारी चीज़ें वो बताने में सक्षम है,
तो ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब जो हैं हमें मिलते हैं, और ऐसे लोग होंगे भी तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हम लोगों से कहीं ना कहीं दूर पहाड़ों में अपनी गुफाओं में भगवान की आराधना के अंदर सम्मिलित रहा करते हैं। उन्हें हम लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं है। कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो उन तक पहुंच जाए और उनसे कहीं ना कहीं ऐसा कोई आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन एक ज्योतिषी जो है वो ज्योतिष करते करते हम देखा कि पहले वो ज्योतिष कर रहे थे, थोड़े दिनों बाद में एक नया पैटर्न आ गया कि वो हाथ जो है ऊपर उठा रहे हैं, आंखें बंद कर करके फिर कुछ बताना शुरू कर दिया, ऐसा है, सामने वाला भी हाँ पे हाँ बोले जा रहा है। ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी 15-20 सालों से इस विषय को कर रहा हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ, हमारे गुरुजन भी हैं, और कहीं पर भी ऐसी बातें हमारे को लिखी भी नहीं मिली है और इसकी हमें जानकारी भी नहीं थी। लेकिन आजकल ये जो लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आडंबर जो है, कलयुग में एक बात कही गई, कलयुगे आडंबर पूज्यते। कलयुग में जो है व्यक्ति जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करे, दिखावा करे, कुछ नई नई परिपाटी लेकर आए तो व्यक्ति उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे, ज़्यादा उसके साथ जुड़ जाएंगे। जनता जनार्दन की भी इसमें थोड़ी बहुत मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो भी सोच समझ करके इन लोगों के ऊपर विश्वास करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जिस प्रकार मान लीजिए कि किसी को मकान बनवाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको राजमिस्त्री भी चाहिए, ईंट रोड़ी बदरपुर सारी सामग्री चाहिए, तभी मकान बन सकता है। उसी प्रकार हम जो ज्योतिषी लोग हैं, हमें भी कहीं ना कहीं अरे आपका हाथ चाहिए, या तो हमें कम से कम अगर हमें पामिस्ट्री की जानकारी है तो हमारा को आपका हाथ चाहिए, हाथ नहीं तो हाथ की फोटोकॉपी चाहिए, या जन्म पत्री हमारे को चाहिए, या आपका घर वास्तु चाहिए। अगर वास्तु के बारे में कोई पूछना चाहे तो आपका घर देखे बिना कैसे बता सकता है, बताइए। कोई न कोई आधारभूत ढांचा हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी आधार के ऐसी जो बातें करने वाले लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग सब जो है समझदार हैं, उसके आधार पर अपने विवेक से आप जो है आपको काम लेना चाहिए। जी, तो जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि जो लोग बिना जन्म पत्री देखे आपके बारे में बता देते हैं, बिना हस्त रेखा देखे आपके बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो आपको गुमराह कर सकते हैं, आपको गलत रास्ता दिखा सकते हैं। बशर्ते आपको इन सब चीज़ों को जो है ध्यान से समझना होगा, ध्यान से जो है रहना होगा, अपनी समझदारी दिखानी होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति आपका फ़ायदा ना उठा सके। इसीलिए व्यक्तियों की पहचान करना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ज्योतिष की समस्या से परेशान हैं, वास्तु की समस्या से परेशान हैं, तो आप हमारे गुरुजी से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी विद्वान पंडित से भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का सिर्फ एकमात्र मकसद है आपके समाज में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना, और साथ ही आपके जहन में जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, बेशक वो क्यों ना अटपटे हों, लेकिन उनका जवाब भी हमें यहाँ पर देना है, ताकि आपकी समस्या का न सिर्फ समाधान हो बल्कि आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, बात करते हैं ज्योतिष की, कि तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष के ज़रिए जो है लोग बताते हैं, क्या वो कोई कला है बिना जन्म कुंडली के, बिना जन्म पत्री के। यहाँ एक बात और देखने को मिली है कि कई लोग ज्योतिष को नहीं मानते, वो ज़्यादातर विश्वास करते हैं लाल किताब, काली किताब या फिर रावण संहिता में बहुत विश्वास करते हैं और इसे ही ज्योतिष मानते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत ही संपूर्ण और एक अच्छी जानकारी जो है वो आपसे चाहते हैं हमारे दर्शक। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वह कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उन शाखाओं का जो आविष्कार इसलिए हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अपनी जन्म पत्री ना होती, मान लीजिए उसको डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है लेकिन उसको टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो वो क्या करे? तो इस कारण से हमारे यहाँ पर प्रश्न शास्त्र की बात हुई। लेकिन किसी व्यक्ति को ना डेट ऑफ बर्थ मालूम है ना उसको टाइम ऑफ बर्थ मालूम, तब वो क्या करे? तो हमारे यहाँ पर पामिस्ट्री की बात है। हाथ तो हमारा है, हमारे पास रहेगा, वो कभी आगे पीछे या खोया तो नहीं करा करता, तो उसके आधार पर भी हमारे यहाँ पर जो है प्रेडिक्शन की जो बातें कही गई। तो ज्योतिष शास्त्र में 4 जो विषय हैं वो बड़े सशक्त और समृद्धिशाली हैं। उसमें पहला तो है ज्योतिष शास्त्र स्वयं, जिसमें हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, जिसमें दशांतरसाएं देखते हैं, जिसमें योगों की बात करते हैं, जिसमें गोचर की बात करते हैं। उसके बाद जो दूसरा शास्त्र है उसका नाम है प्रश्न ज्योतिष। तीसरा जो है हमारे पास है पामिस्ट्री है, और चौथा जो शास्त्र है उसका नाम है शकुन शास्त्र। ये जो चारों के चारों जो शास्त्र है ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, और ये अपने अनुसार व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में परिपूर्ण रूप से बताने में सक्षम है।
लेकिन जैसे लाल किताब की बात हम करते हैं तो आजकल लाल किताब का बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार और प्रसार हो रहा है। अच्छी बात है, कोई शास्त्र है और वो लोगों का हित करने की बात कर रहा है तो अवश्य करे, लेकिन लाल किताब के अंदर कहीं पर भी कुंडली बनाने की बात नहीं कही गई। वैदिक ज्योतिष के अंदर जिन कुंडली को हम बनाते हैं उसी कुंडली को आधारभूत बना करके और वर्षफल कुंडली बनाने की परिपाटी है। और लाल किताब में एक वर्ष के अंदर घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको जन्म पत्री को आधार मान करके और वर्षफल बनाया जाता है और फिर उसके आधार पर प्रेडिक्शन दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी वर्षफल कुंडली बनाई जाती थी। हमारे यहाँ महर्षि पराशर जी की अगर बात करें, वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो आप देखिए वहाँ पर वर्षफल कुंडली जो है ना वो कुंडली के साथ में लागू करने की इतनी ज़्यादा बड़ी हमें हिदायत नहीं मिलती। वहाँ पर सबसे पहले आप जन्म पत्री देखिए, उसके बाद में योगों का विचार कीजिए, योगों के विचार के बाद में आप दशा अंतरसा का विचार कीजिए और फिर गोचर का विचार कीजिए और फिर जो भी प्रश्न था उसको इन सभी नियमों के अंतर्गत फलादेश करते वक्त आप उस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए। वृद्धपराशर होरा शास्त्र जो हमारा मानक ग्रंथ है उसमें कहीं भी वर्षफल कुंडली का विचार नहीं है। अष्टक वर्ग आदि जो और पद्धतियाँ हैं उनका विचार वहाँ पर किया गया है। तो लाल किताब जो है वो कालपुरुष की कुंडली को आधार मानती है कि एक ही लगन के आधार, जैसे मान लीजिए कि आज किसी बच्चे का जन्म हुआ तो हम जानते हैं कि आज जितने भी बच्चों का जन्म होगा आज तारीख कितनी है हमें मालूम है। मान आज जैसे कि 10 तारीख है तो 10 तारीख को जो भी बच्चे पैदा हुए तो 24 घंटे तक जितने भी बच्चा पैदा होंगे उन सबका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू एक ही निकलेगी जी। भाई आज 10 मार्च 2016 है तो सबका मूलांक एक ही बनेगा, मार्च का 3 ही मिलेगा, 2016 का जो हमें 2, 3 और 6, 9 हमें जो है वर्ष का अंक मिलेगा। तो 24 घंटे में जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सब की कुंडली अगर हम मेष लगन के आधार पे ही बना के प्रेडिक्शन करेंगे तो संभावना ये है कि सबकी कुंडली में फलादेश एक जैसा होगा। उसके पीछे एक कारण और भी है कि मान लीजिए कि जो 9 के 9 ग्रह हैं उनमें से मात्र चंद्रमा एक ऐसा ग्रह हुआ करता है जो 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। तो आज ही मान लीजिए कि भाई चंद्रमा है ना राशि में प्रवेश करा है और 24 घंटे तक वो लगातार उसी राशि में रहेगा तो काल पुरुष की कुंडली अगर सभी लोगों की 24 घंटे में जितने बच्चे पैदा हुए सबकी समान रूप से बनेगी तो समान रूप से अगर कुंडली बन रही है तो उसके अनुसार जो फलादेश भी किया जाएगा वो भी सबके जीवन में एक जैसा मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें तो नहीं दिखलाई पड़ता। कोई बच्चा स्वस्थ हुआ है, कोई किसी बच्चे को किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, हर प्रकार से नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हर बच्चे के जीवन में बनी हुई हैं। लेकिन एक मेष कुंडली के आधार पे सेम ग्रहों की पोजीशन बनती है। लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो वहां पर लगन सबका भिन्न भिन्न मिलेगा। लगन अगर एक जैसा है तो सबके नवांश कुंडली का लगन अलग मिलेगा। नवांश कुंडली का अगर एक लगन ही एक जैसा बनता है तो वहाँ षष्ठ्यांश कुंडली जो है, द्वादशांश कुंडली है वो भिन्न भिन्न मिलेंगी, दशांतरसाएं अलग अलग मिलेंगी। तो वहाँ जो मेथड है वो ज़्यादा सशक्त है लाल किताब की बजाय, क्योंकि लाल किताब मात्र एक वर्षफल बनाती है और वो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ही अपनी बात करती है। लेकिन हम उसको भी जो है कम नहीं कहते, क्योंकि जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानता है, ईमानदारी की बात है उस व्यक्ति को इतना अवश्य चाहिए कि वो अन्य शास्त्रों के बारे में जो है तकियानुसी बातें ना करे, उनकी मर्यादा का हनन ना करे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करे लेकिन अपनी पत्नी के माता पिता की रिस्पेक्ट ना करे, अपने भाई बहनों, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो और जिनसे उनका आना जाना है उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करे, ये कैसी बातें हैं। जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, अगर वो दूसरों के माता पिता की रिस्पेक्ट करेगा तो ही कहीं ना कहीं संबंध ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए शास्त्र के प्रति भी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है कि वो प्रत्येक शास्त्र को एक नज़र से देखे और किसी शास्त्र में कोई अगर कमी है तो उस कमी को बिल्कुल नज़रअंदाज न करके उस कमी को अपने साथ लेके चले और दूसरे शास्त्रों के साथ में जुड़कर उस कमी को दूर करने की कोशिश करे। लेकिन आजकल ये भी बड़ी होड़ आ गई है कि जो व्यक्ति जिस विषय को कर रहा है उसी में अपने आप को एक्सपर्ट मानता है। और ये एक्सपर्टी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल आप मेडिकल लाइन में चले जाइए, वहाँ पर क्या ENT का स्पेशलिस्ट होता है। स्पेशलिस्ट जो शब्द मिला हमें, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ये जो शब्द है ये किसी पर्टिकुलर किसी एक अंग के लिए या किसी एक विचारधारा के लिए या किसी एक ही विषय के लिए लिया गया।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान है वास्तव में, क्योंकि उसी से सारी शाखाएं निकली हैं और उसकी जानकारी अगर ना होगी तो आप दशा अंतरसा आदि का विचार नहीं कर सकते। लाल किताब में किसी प्रकार की जो है दशा अंतरसा का विचार नहीं किया गया। कुंडली के आधार पे वर्षफल कुंडली में मुद्दा दशा निकालते हैं, षोडश आदि जो योग है, इकबाल है, इसराफ है, इन सब चीज़ों की बात की गई है, त्रिपता के चक्कर की बात कही गई है, लेकिन जन्मपत्री को आधार मान करके किसी प्रकार की दशा का वहाँ पर विचार नहीं किया गया। तो लाल किताब अपने आप में भी एक किताब है और उसके अंदर भी मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में बात कही गई है, उसके साथ में भी हमें चलना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि लाल किताब सब कुछ है, ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष लाल किताब जो है बहुत अच्छी है, उसी के आधार पर बड़ी आसानी से उपाय किए जा सकते हैं, या वास्तुशास्त्र कुछ नहीं है, ज्योतिष सब कुछ है, ये मिथ्या अवधारणा है। सभी शास्त्र हैं और सभी का हमें पालन करना चाहिए। जी, तो जाहिर सी बात है कि जो है ज्योतिष शास्त्र एक अपना अलग मायने रखता है और लाल किताब एक अलग चीज़ है और साथ ही काली किताब, रावण संहिता, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक शास्त्र है और इसकी जो उपयोगिता है ना वो कभी ख़त्म हुई है ना कभी होगी। तो ज्योतिष शास्त्र अलग है और लाल किताब अलग है, तो इनके बीच में जो अंतर है उसको जिस तरह से गुरुजी ने समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपने जहन में बिठा लिया होगा। और उन लोगों से आप सतर्क रहेंगे जो सिर्फ ये कहते हैं कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, लाल किताब या काली किताब या रावण संहिता ही सब कुछ है। तो इस बात को बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष एक शास्त्र के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। तो ऐसी भ्रांति से आपको बचना होगा जिस तरह से आचार्य जी ने आपको विस्तार से बताया है। आगे भी हम जो ज्योतिष शास्त्र को लेकर जो और भी चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। आई एम लर्निंग for last 6 months here Vedic astrology, and in regards to how Guruji take classes, I would say that he is very dedicated person, very focused, very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124 4073 9971 743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com।
हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज। हम बात कर रहे थे ज्योतिष शास्त्र की। जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र एक अपने आप में पूर्ण शास्त्र है और उसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए जो सिर्फ ये कहते हैं कि ज्योतिष कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाल किताब ही सब कुछ है। तो इस तरह से जब कोई हमें कहता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष की ही बात करते हैं। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष को पूर्ण और ज्योतिष की जो पूर्ण व स्वतंत्र शाखाएं होती हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, क्योंकि भ्रांतियां तमाम तरह की हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने का ही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। तो ज्योतिष जो शास्त्र है उसकी काफ़ी सारी शाखाएं हैं। उनमें से जैसे अभी भी पहले भी प्रश्न के उत्तर में ये बात बोल दी गई थी कि ज्योतिष की जो शाखाएं हैं उनमें से 4 शाखाएं बड़ी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से विचार करती हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है हर जगह अपनी जो बात है वो भी रखती है। सबसे पहली बात तो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे, एक तो ये स्वतंत्र शास्त्र है। दूसरा है प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष का मानना है कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कब मिलेगा इसका समय पहले से ही मुकर्रर किया गया है। तो वहाँ पर आप चाहे तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, 1, 2 या 3 तक प्रश्न करने की परिपाटी हमारे यहाँ पर मिलती है, और उसके अनुसार भी जो प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं वो बड़े सफल सिद्ध हुआ करते हैं। तो प्रश्न ज्योतिष है दूसरा। तीसरा जो हमारे पास शास्त्र है उसका नाम है पामिस्ट्री, अर्थात हस्तरेखा विज्ञान। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान भी जो हमारी शाखा है ज्योतिष की, ये भी बड़ी अपने आप में सशक्त और समृद्धिशाली है। इसके आधार पे भी भविष्य जो है फल कथन किया जाता है और उसके बारे में परिपूर्ण रूप से हमें जानकारी मिलती है। और चौथी एक और शाखा, उसका नाम है शकुन शास्त्र। आप देखो कि बहुत सारे जो लोग हैं, आज भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शकुन के आधार पे बता देते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आप अब घर से मत जाइए वरना आपका काम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो शकुन शास्त्र भी अपने आप में एक प्रकार का शास्त्र है और जो स्वतंत्रता से अपना विचार करता है। वास्तु आदि जो शास्त्र हैं ये ज्योतिष के पैमाने के साथ में चलते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन का जो पोर्शन है वो ज्योतिष और वास्तु को साथ में लेके हमने कई बार ये बात कही गई। तो 4 प्रकार के हमारे पास स्वतंत्र शास्त्र हैं ज्योतिष की शाखाओं के रूप में। 5वां जो है वो उसको हम वास्तु को भी उसके अंदर हम रख सकते हैं। लेकिन अन्य जो शाखाएं हैं उनमें कुछ न कुछ है तो वो भी अपने आप में परिपूर्ण रूप से हम उनको भी नकारेंगे नहीं, लेकिन किसी हद तक उनकी कुछ न कुछ बाउंडेशन है, उनकी एक सीमा है कि वो वहाँ तक प्रेडिक्शन कर सकता है, वहाँ तक ही बता सकता है, इसके आगे बताने में सक्षम नहीं हुआ करता। ये चारों जो शास्त्र हैं ये अपने आप में परिपूर्ण रूप से काम करने में सक्षम हुआ करते हैं। जी, तो ज्योतिष अलग है और ज्योतिष की जो शाखाएं होती हैं वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। हालांकि ज्योतिष आचार्य जो हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार शर्मा जी, उनका ये कहना है कि वास्तु शास्त्र कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से अटैच होता है, लेकिन बाकी जो शास्त्र बताए हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वो शाखाएं होती हैं ज्योतिष शास्त्र की। तो इन बातों का ध्यान रखना हमें बेहद ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इन छोटी छोटी बातों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं और इन्हीं बातों को अगर हम लोगों से शेयर करते हैं तो ये जानकारी फिर बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी फलदायक होती है, और हम उन लोगों को भी सचेत कर पाते हैं जो ज्योतिष आचार्यों के, झूठे ज्योतिष आचार्य जो होते हैं उनके चंगुल में फंसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आचार्य जी, योग की अगर बात की जाए तो ज्योतिष में योग का अपना एक अलग महत्व होता है कि आज कौन सा योग है, कौन सा योग होने वाला है कुछ क्षण बाद। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसे भी योग हैं जो जन्म पत्री में ना बने हों, लेकिन उन योगों के कारण जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हों और समस्याओं का सामना जो है हमें करना पड़ रहा हो, ऐसे भी क्या कोई योग होते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि देखा जाए तो हम सभी क्या करते हैं कि एक जन्मपत्री बनाते हैं। जन्मपत्री के माध्यम से हम ग्रह योगों को माध्यम मान करके दशांतरसा गोचर के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कुछ योग ऐसे भी हैं जो जन्मपत्री में वैसे दिखलाई भी दिया करते हैं, लेकिन वो बाहरी आवरण से उनका पता चल जाए तो उसमें ज्योतिष की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। पहला है दंतोत्पत्ति, अर्थात किसी बच्चा हमारे घर में हुआ उसके दांत कब से निकलना प्रारंभ हुए, ये भी एक प्रकार का योग पैदा करता है। अगर
बच्चे पैदा होने के बाद अगर छठे महीने के बाद या तो छठे महीने में या 7वें 8वें 9वें महीने में अगर दांत निकलना शुरू हुए हैं तो कहीं न कहीं किसी प्रकार का कोई अशुभ योग नहीं बनता। लेकिन बच्चा पैदा हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर दांत निकलना शुरू हो गए, या दूसरे में या तीसरे महीने में या चौथे या 5वें महीने में, अगर जन्म लेने के बाद 5 महीने के भीतर भीतर अगर बच्चा जो है वो उसको दंतोत्पत्ति होती है, दंत अगर उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये भी एक प्रकार का शुभ योग हुआ करता है। इसमें कहीं ना कहीं बच्चा स्वामी के लिए या अपने भाई बहनों के लिए या माता पिता के लिए कष्टकारी हुआ करता है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे पैदा होने के समय भी उनके दांत निकले होते हैं, तो ये माता पिता के लिए बड़ा जो है विघटनकारी परिस्थितियाँ पैदा करता है। तो ऐसी चीज़ों की भी हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अंदर शांति विधान किया गया है। तो ये जो है एक प्रकार का एक योग बनता है। दूसरा एक और योग है, उसको बोलते हैं हम त्रिखल जन्म दोष, अर्थात त्रिइतर, अर्थात 3 प्रकार के एक जैसी लिंग की संतान हो। मान लो 3 कन्याएं किसी फैमिली में लगातार पैदा हुई, उसके बाद चौथे क्रम पे भाई का जन्म होगा, बेटे का जन्म हो गया। उसी प्रकार 3 बेटों का जन्म हुआ और चौथे क्रम पे अगर बेटी का जन्म हो गया तो इसको त्रिखल जन्म दोष बोलते हैं। त्रिखल जन्म दोष भी बहुत ही अशुभ फलदायक हुआ करता है। आप देखिए कि ऐसे, क्योंकि मेरे को याद आता है कि काफ़ी समय पहले जब एक बार प्रोग्राम हमारे चलते थे उस समय भी हमने ये बात कही थी, तो हमारे पास हज़ारों कॉल आई थी और बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि हाँ ये बातें जो है बड़ी सत्य साबित होती हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसे में। अभी भी हमारे पास एक कॉल आई थी बॉम्बे से, उसकी फैमिली में उसके माता पिता जो का देहावसान हो चुका है, सुसाइड कर लिया था फादर ने, फिर माता जी जो है उनके पीछे पीछे चली गई। तो वहाँ भी देखा गया तो 3 बहनें और चौथा उनका भाई है। तो त्रिखल जन्म दोष भी एक हुआ करता है, जो जन्म पत्री से जानने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें सामने दिखलाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी 3 कन्याओं के बाद पुत्र का जन्म हो या 3 पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हो तो ये त्रिखल जन्म दोष हुआ करता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही देखा गया और इनकी शांति का विधान भी है। जिन भी फैमिलीज में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप देखिए कहीं न कहीं पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कहीं न कहीं इतनी सफलता, इतना सुख और इतनी जो है अच्छी परिस्थितियाँ उस फैमिलीज में नहीं मिला करती। तो इन लोगों को चाहिए कि त्रिखल जन्म दोष की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। और ये ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये हमें बाहरी आवरण से हम पूछ कर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें हमें कुंडली की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ा करती। जी, तो ये ऐसे दोष हैं जो अक्सर कुंडली में नहीं नज़र आते हैं, लेकिन जब बच्चा कोई पैदा होता है तो हमें जो है वो नज़र आने लगते हैं। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि बच्चों के अगर दांत चौथे या 5वें महीने में निकलते हैं तो इस तरह से दोष हो सकता है, स्वयं के लिए या माता पिता के लिए भी वो अशुभ फल देने वाला हो सकता है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये भी वो योग हैं जो आपके लिए अशुभ फल जो है वो देते हैं। तो इन बातों को जहन में रखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि योग का काफ़ी महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी कुंडली में। तो कुछ योग ऐसे होते हैं जो कुंडली से हटकर हमारी लाइफ में बनते हैं, जिसको हमें सिर्फ पहचानना होता है और उनका समाधान जो है हमें करना होता है। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्र एक अपने आप में पूर्ण शास्त्र होता है। हाँ, उसकी शाखाएं होती हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। उन योगों के बारे में बताया जो कि कुंडली में नहीं होते, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से वो नज़र आते हैं। तो जब इन बातों को हम अपने जहन में बनाए रखेंगे, इन समस्याओं का समाधान हम समय रहते करेंगे, तो न सिर्फ ज़िंदगी से हमारे दुख जो है वो बाहर चले जाएंगे, बल्कि सुखों का आगमन भी हमारी लाइफ में ज़रूर होगा। इसी के साथ मैं रचना मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 680024252926, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 001308 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 863
9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।